हाँ तो बच्चों, कल जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें व्यवस्थापिका के बारे में बात हुई थी। व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में मैंने आपको बताया था। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। आज जो व्यवस्थापिका है उसके कार्य बताएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ये जो वर्तमान जो सदी है इसमें व्यवस्थापिकाएं अपनी हैसियत खो रही हैं, अपना जो प्रभाव है वो खो रही हैं कई कारणों से, और कार्यपालिका जो है उसके ऊपर हावी होती जा रही है। केशवीहर था, उसने कहा था कि ये व्यवस्थापिकाएं अपने महत्व को, अपने प्रभाव को खो रही हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज व्यवस्थापिका के जो मुख्य जो कार्य हैं उनके बारे में देख लीजिए। पहला कार्य विधायी है, दूसरा कार्य संविधान में संशोधन है, तीसरा कार्य वित्तीय है, चौथा कार्य कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का है, पांचवा कार्य न्यायिक कार्य है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो विधायी, कानून को बनाने का जो जिम्मा है वह व्यवस्थापिका के पास ही होता है। तो यहां जो विधेयक जो होते हैं वह व्यवस्थापिका के किसी सदन में पेश किए जाते हैं। उस सदन में पारित होने के बाद में दूसरा सदन के पास जाएगा, दोनों सदन उसको पास कर देंगे तो जो शासनाध्यक्ष होगा उनके साइन होंगे। उसके बाद में सरकारी गजट में उसको भेज दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा, वो कानून बन जाएगा। मगर ये सिंपल बात नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक निजी विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर होता है कि वह विधेयक सरकारी होगा जिसको किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य ने पेश किया, और निजी विधेयक वह होगा जो गैर मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। वह अगर कोई मसौदा पेश करता है कानून बनाने का तो वो उसका निजी विधेयक होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ बीजेपी, एनडीए की सरकार है, बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो इसमें जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो अगर कानून बनाने के लिए कोई मसौदा पेश करें तो वो उनका सरकारी विधेयक कहलाएगा। और गैर मंत्रिपरिषद के सदस्य, भले वे एनडीए के ही क्यों ना हो, अगर वे कोई कानून बनाने का विधेयक पेश करना चाहें तो वो उसका निजी विधेयक माना जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे सीकर के जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं, मगर वो मिनिस्ट्री में नहीं है, वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। अगर माननीय सांसद महोदय सीकर के अगर कोई कानून बनाने के लिए मसौदा पेश करते हैं तो वह उनका निजी विधेयक होगा। ये तो हो गया निजी विधेयक और सरकारी विधेयक में अंतर। अब यहां क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कानून बनाने के लिए, भारत के हिसाब से मैं आपको बताऊं, आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं, आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। मगर यहां जो धन विधेयक होते हैं वह निश्चित रूप से लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो यहां एक सदन, उसने जैसे मान लीजिए कि आपने साधारण जो विधेयक है लोकसभा में पेश किया, लोकसभा उसको पारित करती है, बारीकियों से देखती है, कमेटियों के माध्यम से उसको पारित करती है, तो वो फिर राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा उससे विधेयक का परीक्षण करती है और देखती है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, और उन खामियों को वह लोकसभा को बताती है। तो 6 महीने तक का उसको टाइम दिया जाता है।
राज्यसभा, और वह राज्यसभा ऐसे कुछ प्रस्ताव में अमेंडमेंट करे कि वो अच्छे नहीं है, और मान लीजिए कि लोकसभा उसको नामंजूर करे, तो वहां फिर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। और उसके बाद में क्या है कि उसकी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, भाग्य का फैसला मेजोरिटी के हिसाब से होता है। चूंकि मेजोरिटी लोकसभा की ज़्यादा है, 543 मेंबर हैं, तो इसलिए संभावना यही है कि लोकसभा की इच्छा के हिसाब से ही कानून बनता। अब यहाँ अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो 1961 में, 1978 में और 2002 में संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। यहां 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के संदर्भ में बुलाया गया, 1978 में बैंकिंग सुधार अधिनियम के संदर्भ में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम कोटा के संदर्भ में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो इसमें वही हुआ जो लोकसभा ने चाहा। इसके बाद में सदन, दोनों सदन पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उनके ऊपर साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। मगर जो धन विधेयक है ना, वह भी अनिवार्य रूप से लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। लोकसभा पास करके राज्यसभा के पास भेजती है, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक का विलंब कर सकती है, और अगर वह कुछ सुझाव वगैरह दे धन विधेयक के संदर्भ में, लोकसभा माने या ना माने वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब दूसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह संविधान में संशोधन। संविधान में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, ये जो अमेंडमेंट हैं वह व्यवस्थापिका के द्वारा ही किए जाते हैं। संविधान को गतिशील बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं। संविधान को समय के अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन किए जाते हैं। जो संविधान स्थिर होते हैं, हार्ड होते हैं, वहां जन क्रांति होने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः समय समय के ऊपर परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही सदन है वो इम्पोर्टेंट है। संसद में, संसद के किसी भी सदन में आप अमेंडमेंट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। एक सदन पास करेगा, दूसरा सदन उसके ऊपर विचार करेगा, वह पास करेगा तो वो अमेंडमेंट बन जाता है। मगर अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा ने संविधान में संशोधन किया और वो राज्यसभा के पास भेज दिया, तो राज्यसभा उस संशोधन प्रस्ताव से सहमत नहीं है क्योंकि उसकी संख्या कम है। मगर चूंकि मान लीजिए कि वह राज्यसभा, लोकसभा ने जो अमेंडमेंट किया है उससे वह सहमत नहीं है, तो लोकसभा को उनको मानना पड़ेगा। दोनों संविधान, याद रखना कि संविधान में संशोधन के संदर्भ में इंडिया के हिसाब से अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो वहां संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। वहां कोई अनुच्छेद 108 के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां लोकसभा को दो काम करने पड़ेंगे, या तो संशोधन प्रस्ताव को ही खारिज कर दे, छोड़ दे, या फिर राज्यसभा ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को स्वीकार कर ले। जनरली यहां लोकसभा के द्वारा बीच का मार्ग अपनाया जाता है और वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको स्वीकार कर लेती है। अगर भारत का अतीत देखा जाए, जो अमेंडमेंट हुए हैं वो देखे जाए, तो 5-7 अमेंडमेंट ऐसे थे जिन पर राज्यसभा को आपत्ति थी, मगर लोकसभा ने उन संशोधन प्रस्तावों को खारिज नहीं किया,
बल्कि जो लोकसभा राज्यसभा ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को मान लिया और उसके बाद में वो संशोधन माने गए। तो याद रखना कि कानून, साधारण कानूनों के संदर्भ में विवाद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। मगर संविधान संशोधन के संदर्भ में अगर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। वहाँ यही काम करना पड़ता है कि जो दूसरा सदन असहमति व्यक्त करता है या सुधार के प्रस्ताव पेश करता है तो दूसरे सदन को उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। संविधान के संशोधन के समय में दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। आज इतना ही, धन्यवाद।